हेलो जोहार। फ्रेंड्स। मैं जी, आप सब लोगों का एक बार फिर फेसबुक लाइव में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं अभय कुमार एक बार फिर एक बहुत ही खास मेहमान के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ आज डॉक्टर दमयंती सिंकू जी हैं, जो कि रांची यूनिवर्सिटी में ट्राइबल लैंग्वेजेस की टीचर हैं, वहाँ पढ़ाती हैं और जो हो भाषा है उसकी ये जानकार हैं और इन्होंने पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट पे की है और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी डिक्शनरी लिखी हैं, बहुत सारे ग्रामर्स लिखे हैं। और दोस्तों, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान जो है वो डाइवर्सिटी और विविधता का देश है। ये एक कुछ खास लोग, ऊपर बैठे हुए लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही रंग में रंगा जाए और एक ही तरह से दिखाया जाए कि यहाँ एक ही भाषा बोली जाती है, यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे एक ही तरह की संस्कृति है। ऐसी बातें नहीं है। भारत के अंदर में बहुत सारी विविधताएं हैं और जो हमारे पिछड़े समाज से लोग जो आ रहे हैं, जो हमारे वंचित समाज के लोग आ रहे हैं, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। उनकी जिंदगी, उनकी भाषा, उनके खान पान, उनके सोशल रिलेशंस, बहुत सारी चीजें हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो हम भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं और इसी कड़ी में हमने दमयंती जी से अनुरोध किया था कि आज आप आइए और हमें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इतिहास, इन सारे चीजों के बारे में हमें बताइए। और ये बहुत बड़ी विद्वान है, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं और पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक वर्क इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा सा दिल्ली से दूर होने की वजह से जो दिल्ली के बैठे हुए जो पत्रकार और जो स्कॉलर्स हैं, उनको हर चीज प्लेट पे बना बनाया मिलना चाहिए। इसलिए ये दूर के इलाकों में जो सितारे जो चमक रहे हैं, उनको ये देखने के लिए इनके पास ना तो वक्त है, ना तो समय है। तो मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि दमयंती सिंकू जी ने मुझे वक्त दिया है। तो एक बार फिर जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी साथी है, बहुत खुश हैं आज आपको देख के। जी जी, ये मेरी बहुत गर्व की बात है। वैसे आप नहीं होते या आपके माध्यम से लोगों को मुझे बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले मतलब ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने अभी तो जैसे दर्शकों को कुछ मैंने बताया कि आप भाषा पढ़ाती हैं, हो भाषा पढ़ाती हैं रांची यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि आपका रुझान भाषा में कैसे हुआ, आदिवासी समस्याओं के बारे में आपकी आपकी चेतना कैसे बढ़ी। कुछ हमारे दर्शकों को, आप कहाँ से आती हैं, आपके माता पिताजी क्या करते हैं, आपने बहुत कठिन रास्ता है यूनिवर्सिटी में, कोई वंचित समाज से इतने बड़े पोस्ट पे जाना, डॉक्टरेट करना, पीएचडी करना। अच्छा सवाल आपका रहा। जी, मैं झारखंड के कोल्हान, पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूर क्षेत्र में एक बहुत ही मतलब हमारे जो शहर है चाईबासा से 60 किलोमीटर दूर सुदूर क्षेत्र में एक गांव है, जिस गांव का नाम है खैरपाल, जिसे हिंदी में लोग खैरपाल बोलते हैं। हो में उस गांव को लोग कोयो नाम से जानते हैं। मैं उस गांव में रथ यात्रा के दिन मेरी जन्म हुई थी। उस दिन मेरी माँ का नाम है स्वर्गीय हर्षमती सिंकू और पिताजी का नाम था स्वर्गीय जगमोहन सिंकू। और मेरे परिवार में 3 भाई 3 बहनें हैं। मैं 5वें नंबर में, यानी कि बहनों में मैं बीच में हूँ। और हमारी स्कूली शिक्षा गांव के स्कूल से हम 2 क्लास तक गांव में पढ़े। उसके बाद हमारा गांव से 25-30 किलोमीटर के दूरी पे एक छोटा सा कस्बा है, शहर है। मैं वहां पर एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां मेरी बड़ी बहन रहती थी साथ में, मुझे देख रेख करने के साथ भी, और वो भी पहले से हॉस्टल में रहती थी। मुझे उस हॉस्टल में डाला गया क्योंकि जब मैं छोटी थी, मात्र 2.5 साल की रही होंगी, 2.5 से 3 साल, उसी वक्त हमारे पिताजी हम भरे पूरे परिवार को
छोड़कर इस दुनिया से चले गए। फिर भी मैं घबराई नहीं, माँ मेरी घबराई नहीं। किसी भी तरह से हम 6 भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा माँ ने लिया और हमें एक हॉस्टल में भेज दिया। मैं उस हॉस्टल में रहकर अपनी बड़ी बहन के देख रेख में रहकर मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब मैं 5 क्लास तक उस जगन्नाथपुर के एक स्कूल में पढ़ने के बाद मुझे जिला मुख्यालय भेजा गया, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि सभी भाई बहनें एक जगह रहकर पढ़ाई करें, जिससे घर की खर्च भी चले और मैं बच्चों को सही ढंग से पढ़ा भी सकूं। और एक जगह जब भाई बहन साथ में रहेंगे तो सुरक्षा भी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। क्योंकि माँ अकेली थी, वो गांव में रहती थी, खेती बाड़ी करती थी और हम उसी खेती अन्न या जो हम लोग धान बोलते हैं, वो हमारे फीस तो नहीं, हमारे जो किताबें खरीदनी हो, हमारा जो ड्रेस, जूता, मोजा या फीता, रबड़, स्टम्प, जो भी हमारी जो स्कूल से संबंधित चीजों को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे तो हमें जरूरत है। तो माँ घर में उपजने वाली धान जो है उसे बेचकर हमारी ये सारी जरूरतें हमारी भाई बहनों के बीच में खर्च करती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी बचपन बहुत ही सुखमय रहा, ऐसा बात मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पिताजी का साया बचपन में उठ गया। हम 6 भाई बहन को पढ़ना है और सबसे बड़े भाई उस समय बीएससी करके उनकी शादी हो चुकी थी और बाकी हम 5 भाई बहनें अभी हम पढ़ रहे थे। पढ़ते 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 मैं वहाँ चाईबासा में एक मारवाड़ी स्कूल है, स्कॉट हिंदी गर्ल्स स्कूल, मेरी वहाँ दाखिला दिला दिया गया। मैं वहाँ से कंटिन्यू पढ़ाई करने लगी। मेरी छोटी बहन थी, उसके साथ मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती हूँ जाती हूँ, ये हमारा दिनचर्या था। और घर का भी मैं काम करती थी, जैसे कुछ बर्तन साफ करना, कुछ रूम सफाई करना, कुछ कपड़े धोना, अपने भाई बहनों का हम दोनों बहन मिलके सफाई करते थे। फिर हम भाई बहनों के लिए जो नाश्ता से लेकर खाना और रात का डिनर भी हम लोग तैयार करते थे, वो मिल बैठ के हम दोनों काम करके पांचों भाई बहन हम लोग खाते थे। और माँ जब देखी कि इस तरह हम स्कूल भी जा रहे हैं और घर के काम में भी हम लगे हुए हैं, तो माँ एक गांव की एक बच्ची तो नहीं कहेंगे, हम उम्र थी, उन्हें भेज के हम लोग को मतलब घर की साफ सफाई और खाना बनाने के लिए मदद करने के तौर पे उसको भेजा गया। वो भी साथ में पढ़ाई करती थी, हमारे जो पुरानी किताबें हैं उससे वो पढ़ती थी। फिर उसके बाद हम मैट्रिक की परीक्षा हमको जब देने का समय आया, तो मेरे भाई, बड़े भाई, उन्होंने मुझे साइकिल से मैट्रिक का एग्जाम दिलवाने के लिए, काफी दूर था हमारे घर से, वो ले जाते थे। कभी मझले वाले भाई ले जाते थे, कभी बड़े वाले भाई ले जाते थे। वो करते हुए, पढ़ाई करते हुए मैंने मैट्रिक की परीक्षा लिखी और द्वितीय श्रेणी से मैं सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुई। मेरे परिवार में काफी खुशी का माहौल हुआ, मैं बहुत खुश थी। मैं उम्मीद भी नहीं की थी कि शायद मैं इस मुकाम को मेरे भाई बहनों की मदद से, मेरी माँ की मदद से मैं इस मुकाम तक हासिल कर पाऊंगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन देखिए, ऊपर वाले की देन है, मैं पास हो गई। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा हुई। मेरे भैया पूछे, तुम कहाँ पढ़ना चाहती हो? क्योंकि उस समय चाईबासा में 2 कॉलेज हुआ करते, एक टाटा कॉलेज, एक महिला कॉलेज। महिला कॉलेज मेरे स्कूल से बिल्कुल सटा हुआ था, मतलब 50 कदम में महिला कॉलेज है, उसके पहले हमारी स्कूल आती थी। तो हम भैया से बोले, नहीं, हम महिला हेलो, आप बने रहिए, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ सेकंड के बाद फिर वो आएंगी और अपनी बात को जारी रखेंगी। उन्होंने ये बात कही थी कि वो मैट्रिक जो है वो सेकंड डिवीजन से पास हुई और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनको ऐसे रिजल्ट आएंगे। जी हेलो, हमारे कुछ साथी
कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली वाकई दूर है। जी आ गई। जी उसके बाद हमारी जी आपका वेलकम है फिर से। जी बीच में कुछ कनेक्शन कट गया था। जी बोलिए। जी जी धन्यवाद। हमारी महिला कॉलेज में दाखिला मेरे बड़े भाई ने दिला दिए, मैं वहां से पढ़ने लगी। मेरी इंटर की पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं उसी कॉलेज से फिर हिंदी ऑनर्स लेकर मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी। और उसके बाद हमारी जब हमने ग्रेजुएशन किया तो उस समय 1980 में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग करके एक विभाग खुला हुआ था, जिसमें 5 जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई होती थी और 4 क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं हो भाषा में एमए करूं, हो भाषा में एमए करूं। तो और मैंने रांची में अपनी एक सहेली की मदद से, जो हमारी सीनियर है, उनकी मदद से रांची में मुझे दाखिला मिल गई। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, जब बचपन में मैं स्कूल में जब पढ़ती थी, जब घर आती थी, तो मुझे उस समय नाच गान के इतना शौक था। हमारे घर के आंगन में एक पौधा था जिसको हम लोग गंधारी साग बोलते हैं, काफी मतलब बड़ा था। मैं वो गंधारी साग में अपने को जोड़ती हूँ। जैसे आदिवासी समुदाय में आपने देखा होगा सर कि हम लोग बिल्कुल जोड़ के एक दूसरे साथ लिंक बना के हम लोग डांस करते हैं। तो मैं उस गंधारी पौधे को अपने कमर में ऐसा लपेट के मैं नाचती हूँ और मुंह से मैं आवाज निकालती हूँ और मैं गीत भी गाती थी। तो मेरे परिवार वाले काफी देख के थोड़ा हंसते भी थे, अरे ये तो बचपन से इतना नाच गान का शौक रखती है। तो ये उन्होंने मेरे फैमिली के लोगों ने मुझे देखा। तो खैर उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जब हमारी ग्रेजुएशन होने के बाद जब रांची आए तो हम हो भाषा में हमारी दाखिला हुई। और जब हमारी यहाँ जब रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में जब हमारी दाखिला होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कॉलेज के बीचों बीच एक अखाड़ा हुआ करता है, जिसमें करम का पेड़ लगा हुआ, उसके चारों तरफ सखुआ के पेड़ लगे हुए हैं, जो हम आदिवासी करम और सखुआ जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे कॉलेज कैंपस के एक अखाड़ा में बना हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। और उसके बाद जब 6 महीना बीते तब तक सरूल आ गया। सरूल के लिए अब हम लोगों को ये निर्देश मिला कॉलेज से कि नहीं, सबको सरूल की तैयारी करनी है, सरूल का पूजा होना है, उसका उत्सव मनाया जाएगा। तो हम काफी उत्सुक थे और हमने सरूल का जितना पूजन कार्य से लेकर नृत्य गायन हर चीज में हम आगे हो गए। और हम उसमें अपनी प्रतिनिधि को काफी मतलब जबरदस्त उसमें डाल दिया कि नहीं, मुझे करना है, मुझे तो बहुत पसंद है गाना। और ऐसा करके मैं उस विभाग से जुड़ी और वहां से हमारी जब एमए कंप्लीट हुई और मैंने 1991 में हो भाषा तो में पहला एमए आपने मैडम एमए आपने हो भाषा में की? जी 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 मैं एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। मैं हो भाषा में एमए की जी। और जब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसमें हमने बहुत सा हो भाषा साहित्य के बारे, नृत्य, संस्कृति, पर्व त्योहार, हमारा दस्तूर इत्यादि हमारे उसमें पढ़ाई होती थी, जो हमने काफी करीब से बचपन से देखा था इन सब चीजों को, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तो खैर 1991 में जब मैं वहां से एमए पास करने के बाद नेट की तैयारी के लिए मैं कोशिश करने लगी। ये नेट क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई किया। जब मैं अपने सीनियर से पूछी तो बोला कि नहीं, ये नेट ऐसा है, आप तो फर्स्ट डिवीजन में आई हैं इसीलिए आप बैठ सकती है नेट का एग्जाम में। मैं नेट का एग्जाम लिखी, लेकिन मैं पहली बार जब दी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे ही मैं ट्राई कर रही थी, मुझे नेट का एग्जाम लिखना है। ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। उसके ठीक 6 महीना बाद फिर नेट के लिए फॉर्म निकला तो मैं दोबारा भरी। तो ऐसे करके मैंने दोबारा जब नेट का तैयारी करके, उस समय कुछ तैयारी भी कर रखी, तैयारी करने के बाद मैं नेट की परीक्षा में शामिल हुई। तो मैं 1991 में पहला हो भाषा में मैं नेट क्वालिफाइड कर ली, जो मेरे लिए, मुझे अभी भी ये बात सोच के, सुन के, या मैं किसी को भी शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने नेट की परीक्षा हो भाषा में क्वालिफाई किया और मैं प्रथम छात्रा रही हूँ सर।
जी, एक और बार फिर से जी बता दे, एक बार इस पॉइंट को स्ट्रेस कर दे एक बार फिर से, कि अभी जी मैडम ने ये कहा कि हो भाषा में इन्होंने सबसे पहले नेट परीक्षा जो है उसको इन्होंने पास की। और मैं अपने तजर्बे से बताऊं मैडम, हमारे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग यहाँ जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे तेज हमारे जो साथी थे वो नेट नहीं निकाल पाए, और उनके लिए नेट बहुत ही बड़ा भूत है। उनको, कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान है, किसी ने 4-4 भाषाओं में नेट निकाला है, और किस लोगों को तो लगता है यार, हमें भी पकड़ते थे कि अरे यार नेट कैसे निकालते हैं, नेट कैसे निकालते हैं। हमने कहा निकल जाएगा, निकल जाएगा। जी, बहुत बहुत जी जी मुबारकबाद। जी बोलिए। थैंक यू सर। इसमें मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे सीनियर्स का। उन्होंने काफी मुझे मदद की, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाली, मैं बहुत अच्छा, मेरा रिजल्ट तो नहीं रहा, मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने में फिर भी मैं ये सोचती थी मैं पढ़ूंगी, कुछ करूंगी, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, पिताजी नहीं है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं किसी तरह पढूं लिखूं और नौकरी करूं और माँ का सहयोग कर सकूं, और मेरी छोटी बहन को मैं मदद कर सकूं, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनको भी मैं अच्छा शिक्षा दिलाने में माँ की मदद करूं। ये मेरा मन में था शायद, इसलिए मैं बहुत जुझारू होके पढ़ने लगी। तो नेट क्वालिफाई के, चलिए ऊपर वाले की देन है, भगवान हमारे सिंह का आशीर्वाद है सर। मैंने नेट क्वालिफाई और प्रथम होने के लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होती है सर। जी। उसके बाद जब नेट क्वालिफाई करने के बाद मैं एक हो भाषा पढ़ने के कारण मुझे एक इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कुछ वर्ष या 4-5 साल मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। तो उसमें क्राइटेरिया था सर, आप किसी भी जनजातीय भाषा में आप बोल सकती हैं, पढ़ सकती है, महिलाओं को कन्विंस कर सकती है, ये एक क्राइटेरिया था। तो वो मैं तो एमए कर चुकी थी, हमारी उसमें डिग्री थी, तो मैंने ये डिग्री जब शो किया तो वहाँ के डायरेक्टर देखे, आपका हो में एमए किया, बोले जी मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ, तो वो मेरा सिलेक्शन हुआ। खैर वो मेरा एक पार्ट था, मैं उस संस्था से जुड़कर बहुत सी भाषाओं को सीखने का मुझे अवसर मिला, जिसमें हम मुंडारी भी कह सकते हैं। खैर मुंडारी और हो काफी सिमिलर है, लेकिन मुझे मुंडारी भी मैं फ्लुएंटली बात कर लेती हूँ। नागपुरी मुझे सीखने का मौका मिला। मैं उस संस्था से जुड़ने के बाद मुझे लगा नहीं, ये मेरा लाइन नहीं है शायद, हमको अब इसको कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मैं आगे काम करना चाहती हूँ। तो संजोग देखिए सर, 1996 में कमीशन से, पटना कमीशन में, पटना विश्वविद्यालय सेवा आयोग से इसका परीक्षा, मतलब मौखिक या इंटरव्यू कहें, इंटरव्यू के लिए मैं भी अप्लाई की, मेरा कॉल लेटर आया। मैं उस समय हो भाषा में 5 सीट में एकमात्र कैंडिडेट थी, 5 पोस्ट था, मैं अकेले कैंडिडेट थी। शायद ये मेरा दुर्भाग्य सर, वो रिजल्ट अभी तक वो किसी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, वो रिजल्ट नहीं आया, फिर भी मैं निराश नहीं हुई, मैं निराश नहीं हुई। और हमारे उस समय विभागाध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मैडम रामदेव मुंडा जी। मैडम, जी हमें भी कुछ कुछ हमारे दोस्तों से खबर मिली है कि जो देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कि बहुत सारे लोग जो कि आदिवासी भाषाओं में जैसे हो या फिर कुड़ुक हो, इन सब भाषाओं में नेट किए हुए लोग 20 साल, 15 साल, 25 साल से गेस्ट के तौर पर पढ़ा रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी तरह से टीचिंग का जो काम है कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा जी देश है, आप देखिए इतना बड़ा देश है जहाँ पे करोड़ों अरबों खरबों रुपया इलेक्शंस पे खर्च हो जाते हैं। बहुत सारी रिपोर्टिंग ऐसी आती है कि शायद इलेक्शंस पे पैसा इतना खर्च होता है, शायद अमेरिका के आसपास हम पहुंच रहे हैं। जी जी ये इतना पैसा है बाकी चीजों पे मतलब खर्च करने के लिए, लेकिन एक भाषा को बढ़ाने के लिए, एक भाषा को बचाने के लिए, एक समुदाय की जबान को बचाने के लिए सरकार के पास और जो प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि ऐसे लोगों को परमानेंट तौर पे डिपार्टमेंट खोला जाए। सिर्फ रांची में नहीं, और जगह पे भी डिपार्टमेंट खोला जाए, इसको बढ़ाया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये आपसे और हम जानना चाहेंगे। जी बोलिए। जी। उसके बाद हम इंटरव्यू देने के बाद जब रिजल्ट भी नहीं आया, उसी सेम विज्ञापन में अन्य भाषा, अन्य विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो रांची यूनिवर्सिटी में जितनी भी विषय पढ़ाई जाती है, वो सारे रिजल्ट आए, सबकी नियुक्तियां हुई, एक्सेप्ट जनजातीय भाषाओं की, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं का रिजल्ट नहीं आया, जो आज तक एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
फिर भी मैं निराश नहीं हुई। उस समय हमारे विभागाध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। उन्होंने मुझे मौखिक रूप से भी और लिखित में भी मुझसे ये बोले, तुम तो इंटरव्यू दे के आई हो, तुम्हारा बहुत अच्छा आगे का भविष्य है, तुम क्यों नहीं ऐसा करती हो? विभाग में अभी हो भाषा के एक रिटायर्ड होने जा रहे हैं, वो शिक्षक है, तुम उनके साथ उनको मदद करने के लिए या उनसे सीखो और तुम इस डिपार्टमेंट से जुड़ जाओ। मैं उसी दिन से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में अपना मतलब मौखिक रूप से एक योगदान दी और तब से मैं जुड़ी रही और मैं पढ़ाते रही बच्चों को। इसके एवज में मुझे कोई भी मेहनत ताना नहीं मिला और ना ही मैं उसकी उम्मीद की, क्योंकि मैं अपनी भाषा के प्रति मुझे बहुत लगाव है और मैं चाहती थी कि ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे नहीं भी होगा तो क्या है, मेरी भाषा है, मुझे मेरी मेरी भाषा को आगे बढ़ाना है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट आए उनको मैं पढ़ाते गई बिना पैसे के। मैं अपने खर्चे से ऑटो करके मैं जाती थी, बच्चों को विद्यार्थियों को पढ़ाती थी, मैं मार्गदर्शन करती थी और मुझे बहुत खुशी होती है। अभी बहुत से मेरे स्टूडेंट कहीं भी मिलते हैं, मैडम आप हमको नहीं पहचाने, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। अभी स्कूल में काफी शिक्षक हाई स्कूलों में चले गए हैं, तो कहीं भी मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये करते करते 10 साल बीत गए। 2007 में पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग से जेपीएससी द्वारा इन भाषाओं के लिए फिर विज्ञापन आया। हम पटना के समय एक अकेले थे, लेकिन जब जेपीएससी के विज्ञापन के समय हम 12 लोग हो गए थे और हम लोगों ने विज्ञापन जो रिक्वायरमेंट मांगा, जो भी क्राइटेरिया मांगा, हम लोग ने आवेदन दिया, हमारी इंटरव्यू हुई, हमारी साक्षात्कार हुई, बहुत अच्छा से हुआ, हम लोगों ने दिया, बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 2007 का रिजल्ट भी हमारा आज तक लंबित है और ये हमारा दुर्भाग्य कहें। बाकी उसी विज्ञापन में जो लोग अपीयर हुए थे रांची विश्वविद्यालय के, सारे लोगों की रिजल्ट पब्लिश हुए और सारे लोगों को नियुक्तियां भी मिली। और आज तक हम जनजातीय भाषाओं के शिक्षक कोई मानदेय पर, कोई घंटी पर, कोई गेस्ट टीचर के रूप में मतलब अपने भाषा में जो रुचि रखते हैं या प्रेम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग इसी तरह से एडजस्ट हुए थे या पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम लोग को लगा अगर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी भाषा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम लोग तो सीनियर क्या मैडम ये समझा जी जी जाए कि आप लोग जो सेवा दे जी रही हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो भाषा आप जी हो पढ़ा रही हैं, उसके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती है या कोई भी 2007 पैसा नहीं मिलता है? इधर तो हम लोग को बिल्कुल नहीं मिलती थी। कभी कभार हमारे विभागाध्यक्ष अपने कुछ जो भी छोटा मोटा जो भी फंड वगैरह होता था उसमें आप इसको रिक्शा भाड़ा, टेम्पो भाड़ा कर लीजिए, उस हिसाब से हम लोग को दिया करती थी, वो भी रेगुलर नहीं, क्योंकि उनके तो लेकिन एक चीज बताइए, जब आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, मतलब मेरे लिए भी बहुत ही दुखद है और बहुत ही जी शॉकिंग बात है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर में कोई शिक्षिका, कोई टीचर, कोई विद्वान जाके इतने सालों से सेवा दे रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट के पास फंडिंग की इतनी कमी है कि उसको कोई पर्सनल चेयरपर्सन को, मतलब उसको अपने तरीके से कुछ ट्रांसपोर्ट का और कुछ रिक्शे का और कुछ भाड़े का पैसा इकट्ठा करना पड़े? ये तो बहुत ही शर्म की बात है किसी भी सिस्टम के लिए। सर शायद यही होगा, क्योंकि अभी तक मतलब उस कार्यकाल तक तो नहीं मिला, तो शायद इतना हमारी भी जानकारी नहीं थी उस समय, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग भी परिपक्व नहीं था। हम लोग सोचते थे शायद इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होगा। हम लोग ने मांग रखा, कभी मौखिक रूप से अपने विभागाध्यक्ष को या अपने सीनियर्स को या और भी कुछ शिक्षकों से हम लोग ने शेयर करते थे कि हम लोग को थोड़ा बहुत अगर कुछ भी मिल जाता तो शायद अच्छा होता, लेकिन कहीं से कोई ऐसा उम्मीद हम लोग को नहीं मिला। तो तो मतलब तो उम्मीद की अभी किरणें अभी देखने को नहीं आपकी मिली। जी अभी जो वर्तमान में जो हालत है, अभी क्या हाल है, थोड़ा इसको इसको बताइए कि अभी आप जो पढ़ाती हैं तो अभी क्या यूनिवर्सिटी और आपके बीच में क्या संबंध है? जी। तो सर उसके बाद 2007 के बाद, अब उसके बाद 2017-18 में कॉन्ट्रेक्चुअल की बहाली होती है जी। और 2 बार कमीशन हुआ सर 1996 में। उसके बाद 2007 में जेपीएससी हुआ, जो अभी तक उसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है।
उसके बाद कोई नियुक्तियां, इस पर कोई पहल भी नहीं हुई, नियुक्ति भी नहीं हुई, कोई कमीशन भी नहीं हुआ। उसके बाद 2017-18 में कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए हम लोग ने आवेदन भरा और अभी हम लोग वर्तमान जितनी भी विश्वविद्यालय में अभी शिक्षक हैं हम लोग 2018 के बाद वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हम लोग अभी कार्यरत हैं सर। उसके पहले जो कुछ लोग सीनियर लोग थे वो लोग काम कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं। बहुत लोग अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, काफी सीनियर लोग भी हैं, हमसे काफी सीनियर शिक्षक लोग भी हैं। लेकिन 2017-18 के बाद काफी लोगों ने जनजातीय भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में और क्षेत्रीय भाषाओं में और अन्य भाषा विषय भाषाओं में कॉन्ट्रेक्चुअल पर बहाली हुई है सर। अभी हम लोग तो मैडम उससे जुड़े हुए मैडम अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे अगर आप हैं तो इसका मतलब है कि आपको सैलरी कुछ ना कुछ मिलती होगी। जी 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 मिलती है जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये मतलब आपकी बातों से जो चीज जो खुल के जो सामने आई है वो बहुत ही दर्दनाक है कि आप देख सकते हैं कि समाज में ये भारत अगर देश के अंदर में जो सबसे हाशिए पे जो समाज खड़ा है, जिसके रिसोर्सेस को दोहन करने में, उसका इस्तेहसाल करने में, उसको लूटने में लोग सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उनकी भलाई, उनका डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए वो सबसे पीछे हट जाते हैं। तो एक महिला जो कि अपने परिवार में तमाम तरह की बाधाओं को झेलते हुए एक बहुत ही भारत के सबसे वंचित समाज से कोशिश करने के बाद अपनी पूरी मेहनत और अपनी मशक्कत के बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंचती है, नेट का एग्जाम पास करती है 1991 में, जो कि आज से तकरीबन 10 साल और 20 साल जी तकरीबन 30 साल हुआ, तो 29 ईयर्स जी 30 साल के करीब हो गया आज से। इतने साल पहले वो नेट का एग्जाम पास करती है और जैसा कि मैडम ने बताया कि वो पहली कैंडिडेट थी जिन्होंने हो भाषा के अंदर में नेट ज्वाइन किया, लेकिन इनको वर्षों तक बगैर किसी मजदूरी के और बगैर किसी ऑनरेरियम के इनको कॉलेज के अंदर में पढ़ाना पड़ा। और इनका जज्बा देखिए कि इन्होंने सब कुछ बियर करते हुए भी भाषा की सेवा की। और अभी इन्होंने ये कहा कि हाल के दिनों में उनके साथ कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट कुछ यूनिवर्सिटी के साथ हुए हैं, लेकिन हम इस प्रोग्राम के तहत से हम सरकार से, प्रशासन से, शिक्षा मंत्रालय से हम यही अनुरोध करेंगे कि न सिर्फ आपका बल्कि जो भी आप जैसे जो शिक्षिका हैं, जो कि एक दबाई हुई जो भाषा है, जो कि किसी भाषा से कम नहीं है, उसके लिए जो सेवा कर रही हैं, उनको एक सम्मान और उनको एक बराबरी और उनके साथ जो न्याय है वो किया जाए उनके साथ। मैडम अब हम दूसरे विषय पे थोड़ा सा हम अपना रुख करते हैं। तो आपने तो अपनी ये जर्नी बता दी, तो ये अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये हो भाषा जो है, इसकी लिपि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये कैसी लिखी जाती है, इसके जो वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से बोरो होते हैं ज्यादातर, इसके लिंग्विस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को बताइए। जी जी अभय जी। और हो भाषा अभी हम लोग का जैसे पठन पाठन का कार्य ये वर्तमान में देवनागरी में ही चल रहा है, लेकिन हमारी अपनी लिपि है जिसका नाम है वारंगचीती लिपि। और इस लिपि में कई एक बार फिर से बताइए कौन सी लिपि है, एक बार फिर से बताइए। हमारी लिपि है वारंगचीती लिपि, वारंगचीती जी, या वारंगचीती जी। और ये 50 के दशक में इस लिपि का निर्माण किया गया और इस लिपि के निर्माता या इस लिपि के जो खोजकर्ता हम कहें या आविष्कारक या इस लिपि का जिन्होंने बनाया कहें या जिन्होंने शोध कार्य करके इस लिपि को सामने लाए, उनका नाम है स्वर्गीय लाखो बोदरा जी है। वो अभी हमारे बीच नहीं है और वो हमारे बीच से चले गए। ये 50 के दशक में इस लिपि का निर्माण किया गया और अभी हम लोग काफी प्रयासरत है कि प्राथमिक स्तर से लिपि से पढ़ाई हो। इस पर भी प्रयास अभी जारी है। काफी सामाजिक संगठन इसमें आगे हैं, किताबें काफी लिखी जा रही हैं और मतलब लिपि में भी लिखी जा रही है, वारंगचीती लिपि में, देवनागरी लिपि में भी लिखी जा रही है।
और मैं जो लेखन कार्य करती हूँ सर, वो देवनागरी लिपि में मैं करती हूँ। और ये एक स्वतंत्र भाषा है, और हमारी ये हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। जैसे ये बहुत ही मतलब एक मतलब समृद्ध भाषा कह सकते हैं। जैसे कि हम काटने के लिए किसी भी चीज, जैसे सब्जी काटना, बाल काटना, कपड़ा काटना, और किसी पेड़ को डाली से काटना, या जितनी भी क्रिया काटने से संबंधित है, उसके हर काटने के पीछे मेरे अलग अलग शब्द कहें या भाषा, हाँ शब्द ही कह सकते हैं। जैसे अभी हिंदी में हम कहते हैं वो बाल कटाने गया है, या कपड़ा काट रहा है, वो सब्जी काट रहा है, वो घास काट रहा है, वो धान काट रहा है। इस तरह हम हिंदी में एक ही शब्द हम लोग बोलते हैं, जैसे काटना। जी, जी जी लेकिन जी ये जी हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मुझे बहुत गर्व महसूस होती है। हमारा वो भाषा काफी समृद्ध है, और वो जैसे एक काटने शब्द के लिए कई एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाल काटना, वो और मतलब बाल काटना को राचम बोलते हैं, राचम। और कपड़ा काटना को लीजिए राचम। और जैसे सब्जी काटना को हाड बोलते हैं। और जैसे पेड़ को काट रहे हैं तो उसको माआ बोलते हैं। जैसे कोई डाली को या पेड़ को हम काट रहे हैं, या डाली को हम काट रहे हैं, तो उसको माआ बोलते हैं। और उसको हम छोटा छोटा पीस में अगर हम काट रहे हैं तो उसको बेते बेते बोलते हैं। यानी कि काटने के लिए हम कई एक शब्दों का मिश्रण, तो हम समझ जाते हैं। जैसे धान काटना, उसको हम इर कहते हैं, मतलब बाबा इर यानी धान काटना। तो इस तरह से हर कार्य के लिए काटना शब्द अलग अलग चीज हम बोलते हैं। इस तरह से ये काफी समृद्ध है। और हम ये कह सकते हैं कि अभी काफी किताबें, काफी लोग लिख रहे हैं। और लेखन कार्य जैसे हिंदी में भी आपको मिलेगा, उड़िया में मिलेगा, बंगला में भी कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग रोमन लिपि में भी लिख रहे हैं। और काफी सारी किताबें हमारी वारमचिती लिपि में भी लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जहाँ जैसा जगह मिल रहा है, हम लोग अपने लिपि पर पढ़ाई लिखाई, और देवनागरी में भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और अभी हम लोग यूनिवर्सिटी स्तर में अगर हम देखते हैं, तो हम लोग अभी देवनागरी भाषा में हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, एक मतलब मैं भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज जानता हूँ, तो एक चीज बताइए, उसका जो जी जी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको है ना हिंदी के अंदर में है कि पहले आएगा, आपको सब्जेक्ट आते हैं, फिर उसके बाद वर्ब आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे मोहन ने किताब पढ़ी। अच्छा, अरबी का मामला कुछ और है, उसमें वर्ब पहले आ जाता है। तो आपका सेंटेंस का जो सिंटेक्स होता है वो कैसे होता है, वो कैसे होता है जी? जैसे आप बता रहे हैं मोहन ने किताब पढ़ी। जी मोहन किताबे पढ़ाओ केडा, मोहन किताबे पढ़ाओ केडा। तो इसका वो मतलब नाम ये है से कि आप में जी ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ जा जी रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट पहले आ ऑब्जेक्ट पहले मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जी। अच्छा, और वर्ड्स कैसे बोरो करते हैं आप लोग, कहाँ से वर्ड्स को बोरो करते हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ इसकी भी पॉलिटिक्स है। जैसे मान लीजिए जो मॉडर्न वर्ड्स हैं उनको तो बोरो करना पड़ते हैं, तो आप तो कहीं से बोरो कर सकते हैं। भाषा तो लिंग्विस्टिक, उसका सिंटेक्स की वजह से पहचानी जाती है, तो सिंटेक्स तो आपका इंडिपेंडेंट है, लेकिन वर्ड्स जी कहाँ से बोरो होता है जी? सर शायद जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, बोरो करने का मतलब जैसे हमारे बहुत से नहीं, हमारे वो भाषा में मैं बता रहा हूँ, हिंदी। जैसे मान लीजिए, जी एक सिंपल सा जी एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना है राष्ट्रपति, ठीक है, मान जी लीजिए जी प्रेसिडेंट को, तो आप उनको जी राष्ट्रपति कहेंगे, या आप उनको प्रेसिडेंट बोलेंगे, या उनको सदर जमहूरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इससे पता चलता है कि वो वर्ड्स कहाँ से बोरो किए जा रहे हैं जी। ये काफी जी जी। इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये पॉइंट जी। और जैसे कि अभी हम लोग राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री। और जैसे मुख्यमंत्री मुदे कुपुन, हम मुख्यमंत्री के लिए हमारे समाज में या हमारे बीच में है, वो शब्द है मुदे कुपुन। और यानी मॉडर्निटी को कि क्या कहेंगे? आधुनिकता को क्या कहेंगे? आधुनिकता जो मॉडर्निटी है। आधुनिक, वो तो आधुनिकता मॉडर्निटी तो नामा जुग या नामा, अच्छा, नामा मतलब नए, या आधुनिकता को तो नामा हम कहेंगे।
जैसे ये आधुनिक ड्रेस है, ये तो नया ड्रेस है या आजकल का है, ये तो नमा कैसे कहेंगे, अच्छा खैर, मतलब कुछ और एग्जाम्पल लेते जी हैं। जी कुछ और एग्जाम्पल, जैसे भाषा को क्या कहेंगे आप लोग, भाषा को? भाषा को हम लोग हायम बोलते हैं। अच्छा, तो हो ये तो हायम, आपका लैंग्वेज। जी 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 जी, जी। हो हायम, हो भाषा। अच्छा, जी तो ये किस मतलब, अब लैंग्वेज का भी अपना खेल है ना। कोई कहता है कोई इंडो आर्यन फैमिली है, तो कोई कहता है द्रविडियन फैमिली है। तो इसके भी कोई बहुत सारी इसकी भी पॉलिटिक्स है। मतलब सारी चीजें इतनी साइंटिफिक है नहीं जितनी लोग बताते हैं। तो इसको आप किसके करीब आते हैं, हो भाषा को किसके करीब आप मानते हैं? हम लोग हो भाषा, जैसे संताली, मुंडारी, हो, भूमिज, ये सब एक हम लोग एक क्या कहेंगे, एक जगह के हैं या हम एक ग्रुप के हैं। हम द्रविडियन नहीं है, हम एक ग्रुप से आते हैं। और हमारी भाषा भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है इसलिए, और एक भाषा परिवार के हैं हम। हम लोग तो आपकी भाषा को नहीं जानते हैं। जो जो लोग हिंदी जानते हैं, मान लीजिए हिंदी जानते हैं, तो आपकी किताब का भी मुझे जिक्र आपके सीवी में था कि आपने जी जी, हिंदी हो सीखे। तो कितना आसान है हिंदी हो सीखना? जी बहुत आसान तो नहीं है बिल्कुल। जैसे जी अभी आप जी अभी अगर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हिंदी से अलग हो गया। जैसे हम अभी ये कह सकते हैं, मैं खाना खाऊंगी, अन मांडिंग जोमिया। तो शायद जो एक बिल्कुल अनजान या जो हो भाषा की जानकारी नहीं है, उनको शायद बहुत दिक्कत होगा ये समझने में वो क्या बोले। एक भी वर्ड, एक सेंटेंस में मैंने बोला, उसमें एक भी वर्ड वो नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छा। जी जी, इस तरह के हैं, बिल्कुल हिंदी से अलग है। लेकिन हम लोग ने कोशिश किया कि अभी हो सीखे, हिंदी से हो कैसे बोलेंगे, या हो में हम जिस शब्दों को बोलते हैं वो हिंदी में क्या बोलेंगे। इस तरह का हम लोग ने कुछ प्रयास किया है, कुछ कोशिश किया कि लोगों तक, या हमारे बच्चे भी, बहुत लोग, कुछ बच्चे जो है बिल्कुल हो भाषा का जानकार नहीं है, लेकिन इन किताबों के माध्यम से बच्चे तुरंत सीख जा रहे हैं। जो गैर भाषा भाषी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हो समुदाय के बच्चा जो अगर कभी हो भाषा नहीं बोला, लेकिन इन किताबों की मदद से वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं भाषाओं तो को, एक चीज ये भाषा बताइए, को। ये जी भाषा जो है, ये क्या बड़े पैमाने पे बोली जा रही है? कितने मतलब किस किस एरिया में बोली जा रही है? और एक चीज और हमें बताइए कि एक चीज मैंने भी एक एक ट्रेंड देख रहा हूँ, एक बहुत हद तक, कि माँ बाप तो वो भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वंचित समुदाय से और आदिवासी समुदाय के जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उस भाषा से नहीं जोड़ा पा रहा है, और वो जो है वो उस भाषा को नहीं मतलब बोल पा रहे हैं। तो इसको इसको ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाषा को बचाने के लिए। आपके कुछ कमेंट इसको? जी जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अगर हम भाषा को बचाना चाहते हैं, या इस भाषा को हम दैनिक जीवन में, परिवार में, चाहे शहरों में रहें या देहात देहात में, तो खैर हमारी भाषाओं को लोग 100% लोग वहाँ बोलते ही हैं, सभी बोलते हैं। तो अभी शहर में कुछ ऐसा हम लोग को देखने मिल रहा है कि बच्चे परिवार के साथ वो बहुत अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं भाषाओं को, क्योंकि एक परिवार है, 2 बच्चे हैं, माता-पिता हैं, तो कभी-कभी सहजता से बच्चे को समझाने के लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इस भाषा को विस्तार पूर्वक मतलब चाहते हैं कि इसका प्रसार-प्रचार हो, तो काफ़ी सालों से हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी संस्थाओं का भी इसमें आगे आके ये काम कर रहे हैं, और आवाज़ भी उठा रहे हैं कि इसको प्राथमिक स्तरों से इन भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो अभी कहीं-कहीं इसकी पढ़ाई अभी शुरू हुई है, मतलब हो भाषा में पढ़ने के लिए, या झारखंड की जितनी जनजातीय वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने के लिए। और शायद ये जब प्राथमिक स्तर से इसकी पढ़ाई अगर सभी स्कूलों में हो जाएगी, या इस पर सरकार पूरी तरह ध्यान देंगे, तो हम समझते हैं कि ये भाषा जो आज थोड़ी-थोड़ी हमसे जो दूर, या हमारे बच्चों से जो दूर हो रही है, ये बहुत हद तक ये मतलब कंट्रोल हो जाएगा।
या हमारे बच्चे फिर इसको बोलने लगेंगे। जी अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये किन किन इलाकों में, अभी तो मुझे लगता है कि शहरों में तो उतना नहीं, लेकिन अगर थोड़ा इंटीरियर एरिया में जाएंगे तो वहां बोली जाती है, तो किन किन इलाकों में बोली जा रही है भाषा? जी जी जैसे ये मूलतः हम हो जनजाति के लोग कोल्हान के क्षेत्र में है, निवास करते हैं। वहाँ है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, उड़ीसा में, उड़ीसा के कई स्टेट में, और मिदनापुर हुआ आपका, तिब्बत की तराई, अभी जैसे पूरे झारखंड में बहुत सा जगह, जैसे रांची, रामगढ़, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु तो कोल्हान ही है। कोल्हान, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब इनका मुख्य केंद्र है। लेकिन इसके अलावा भी उड़ीसा में भी काफी लोग, अच्छा, काफी आपने संख्या बताया में लोग ना बोलते कि हैं। आपने तो झारखंड बताया, फिर उड़ीसा बताया, तो आप क्या कह रही कि क्या तिब्बत के इलाके में भी बोली जाती है क्या ये? आपने कुछ जी नाम जी लिया, अगर मैं सही हूँ। और जी जी और मिदनापुर में और तिब्बत की तराई में भी कुछ पाए जाते हैं हो भाषा बोलने वाले। ऐसा हमने पढ़ा और देखा भी। और ये मिदनापुर जैसा वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहाँ कम लोग जो हो भाषा जरूर बात करते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा बांग्ला भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बात करना। समझ गया, लेकिन मतलब उड़ीसा देखिए जी बांग्ला लैंग्वेज तो स्टेट का इतना ज्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा है, सब कुछ बांग्ला में है, तो वो तो जानेंगे ही जानेंगे बांग्ला। अच्छा, एक और चीज जी बताइए, हर भाषा के साथ उसकी एक अलग पॉलिटिक्स होती है कि उसका साहित्य कैसे हो, साहित्य में किन किन लोगों को खड़ा किया जाए, कौन कौन चीजों को क्लासिकल और स्टैंडर्ड कैनोनाइज किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए। हम जानते हैं हिंदी के साथ भी पॉलिटिक्स है, इंग्लिश के साथ भी पॉलिटिक्स है। तो क्या आप लोग बताइए, जो आपकी हो भाषा है, तो इसमें जो इसके जो लिटरेचर हैं, ये कहाँ से आप ट्रेस करते हैं? इसका जो मुख्य जो स्ट्रेस है, जो फोकस है, वो क्या है? क्या ये पोइट्री, मतलब ये लव पोइट्री पे है, या जनजातीय जिंदगी के बारे में है, या काम के पेशे को लेके है? जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मणिकल लिटरेचर में देखेंगे तो मार, लड़ाई, युद्ध को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली जगह दिया गया है। तो ये भी बहुत कुछ भाषा के बारे में बताती है। तो उसमें जो मूल जो आपका जो थीम है आपके यहाँ, वो थीम क्या है? उसके अंदर में कितने पीछे से आप उसको ट्रेस करते हैं? और कोई बड़े बड़े जो राइटर इसमें गुजरे हुए हैं, उनका भी थोड़ा नाम बताइए। जी 1880 के दशक में अंग्रेजों ने काफी हमारी भाषाओं पर लेखन किए। जैसे काफी लोगों ने डिक्शनरी वगैरह बनाया, कुछ ग्रामर वगैरह, कुछ आर्टिकल वगैरह, कुछ इंग्लिश में वो लोग रोमन लिपि में लिखते थे। लेकिन हमारे हो समुदाय के कवि के रूप में हम, या लेखन को अगर हम देखते हैं, तो ये 1915 से लेकर हमारा लेखन कार्य आरंभ होता है। और इसके प्रथम कवि के रूप में है स्वर्गीय कानूराम देवगम जी। इन्होंने एक कविता, इनकी कविता किताबें छपने से पूर्व में कुछ कुछ इनका बंगाल से कुछ पत्रिकाएं पब्लिश होती थी, और उसमें भी इन्होंने बहुत सारे कहानियां, कविताओं का इन्होंने लेखन कार्य कर रहे थे। लेकिन पहला किताब के रूप में, या हो भाषा के कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में अगर हम देखते हैं, तो कानूराम देवगम जी को हम देख पाते हैं। उनकी पहली किताब पीरियड था मैडम, 15 के बाद आई उनका है। पीरियड क्या था? मैडम क्या पीरियड था उनका? उनका ऐसे जन्म 1897 में उनका जन्म हुआ। और उनके बाद उनका लेखन कार्य 1915 के आसपास से उनका शुरू हुआ, और 1915 से 18 के बीच में उनका पहला किताब प्रकाशित होता है, जो हो भाषा में, देवनागरी भाषा में लिखी गई है, और कविताओं का एक संग उनका एक किताब आया है। हम इसको हम मान सकते हैं कि जी। और कौन कौन है, और कौन कौन है? जी जी जी, तो शुरुआत के काल में हम इनको देख रहे हैं, कानूराम देवगम जी को। उसके बाद हमारे बीच 1940 के आसपास WG आर्चर, ये बाहर के हैं। इन्होंने आया और काफी हमारे बीच में, हो समुदाय के बीच में घूम घूम कर काफी लोकगीतों का इन्होंने संग्रह किया, जो हमारे बीच में, क्योंकि आदिवासी समुदाय बहुत इंटरेस्टेड होते हैं नाच गान के लिए, और उनकी एक कहावत भी है, सेनगे सुसुन काजिगे दुरंग, यानी कि इन लोग गीत प्रेमी होते हैं। नृत्य इनका बहुत, इन लोग आनंद के साथ नृत्य करते हैं। तो इन्होंने WG आर्चर ने
गीतों का एक संकलन किया, काफी मतलब मोटी किताबें बनी है। उसमें मतलब हमारे जो बीच आदिवासी समुदाय हो, समुदाय में जो त्योहार मनाई जाती है, माघे बा, जोमनमा, हेरो और हेरमुट, मुख्य ये 5 त्योहार के गीत उसमें मिलेंगे। उसके अलावा इसमें शादी के गीत मिलेंगे। काफी बड़ा 40 के बाद डब्ल्यू.जी. आर्चर के बाद हमारे बीच में काफी साहित्यकार आने लगे। जैसे हम इनको कह सकते हैं, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पूर्ति जी हैं, दुर्गा पूर्ति जी हैं, सतीश कुमार कोड़ा है। इन लोग काफी पहले लेखन कार्य आरंभ किया और इन लोग का जो भी शुरुआत काल में इन्होंने गीत के किताबों का इन्होंने लेखन किया। उसके बाद हमारे बीच आए धनुर सिंह पूर्ति जी आए। इन्होंने 1 से लेकर 7 भाग तक, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा हो समुदाय के जनजीवन को, दस्तूर, संस्कृति, सारे चीजों को लिखा। उसके बाद हमारे बीच में लाकोबुद्रा जी, जो वारमचिती लिपि के जो संस्थापक हैं या आविष्कारक जो हम कह रहे हैं, उन्होंने काफी किताबें लिखी। हर क्षेत्र में, हर लेखन में उन्होंने लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी है उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, ये कड़ी जुड़ते गए और उसके बाद काफी लोग, कमल लोचन कोड़ा जी है, जानम सिंह सोए जी है, काफी लोग इसमें आते गए और उसी कड़ी में मेरा लेखन कार्य भी 2007 से, मेरी पहली पुस्तक तो क्या इसके इस भाषा के अंदर में भी जो मॉडर्न टेक्निक है कि इसको मतलब पीरियड में बांटना है, हम देखते हैं ना हिंदी भाषा के अंदर भक्ति काल, तो छायावाद, तो ये ऐसे बांटते हैं ना उसको, क्लासिकल पीरियड, तो ये तो आधुनिकता, तो उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म। तो आप लोग क्या उसका मतलब आप लोग इमेजिन कैसे करते हैं पीरियड को, या कोई जरूरी नहीं है आप इमेजिन नहीं भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग कैसे उसको जी? जैसे सर अभी हम लोग ने बात किया कि 1915 से इधर हमारी किताबें जब आई, हम उसको सबसे पहला काल उसको हम मानते हैं। उसके ठीक 50 साल के बाद को हम मध्य के रूप में हम देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आ रहे हैं। 50-60 साल के बाद हम लोग आ रहे हैं लेखन करने वाले। या प्रथम में हम कानूराम देवगम के साथ जितने लोग हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर लोग को हम देख रहे हैं। उसके मध्य के बाद तो हम लोग युवा तो नहीं कहेंगे, मतलब हमारी पीढ़ी आ रही है या हम लोग का लेखन आ रहा है, और इसके बाद जो आगे कब तक चलेगा सर वो तो अच्छा, तो उसका वो थीम क्या होता है? बस एक आखिरी सवाल इसमें बताइए कि थीम ज्यादातर क्या होता है, मतलब पोएट और राइटर किस चीजों को लेकर ज्यादा लिखते हैं उसमें? इसमें सबसे ज्यादा अभी तक मुझे देखने को मिला सर, इसमें पोएट्री, कविता और गीत पर बहुत ज्यादा लेखन हुआ है। और इसमें बहुत सी कविताओं में आप देखेंगे हमारी जो हम जिससे जुड़े हुए, जल जंगल जमीन, उसकी कविताएं बहुत अधिक देखने मतलब को मिलती है। भगवान बहुत सेंटर में नहीं है जी, भगवान बहुत सेंटर में नहीं है नहीं। और उसके बाद अगर हम अभी एक नाम हमने लिया कमल लोचन कोड़ा जी का, उनकी कविताओं में, गीतों में कुछ हमको एक मतलब प्रेमी प्रेमिका का जो गीत है या छेड़छाड़ वाली जो कुछ गीत है, उसका कुछ थोड़ा बहुत देखने मिलता है, लेकिन अधिकतर हम देखेंगे इसमें जल जंगल जमीन से जुड़े हुए गीतों का ही बहुत ज्यादा हम लोग के बीच में ये देखने को मिल रही है हमको। मतलब जब लोकगीत आप कह रहे हैं तो जिंदगी में जो जिंदगी के जो मतलब क्षण है, मान लीजिए मेहनत करना, काम करना, खुशी, जश्न मनाना, उनकी परेशानियां, प्यार, मोहब्बत, अलग अलग भावनाएं, ये केंद्र बिंदु में है, ना कि कोई पूजा पाठ और कोई देवीय शक्ति, इसका ज्यादा बखान नहीं है उसका। जी नहीं, इसमें जैसा अभी आपको मैं इसके थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी, जैसे माघे पर्व जो हमारा हो समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये हमारा फसल कटने के बाद ये त्योहार हम मनाते हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारे फसलें कटने के बाद घर के अंदर भंडारण करने के पश्चात जो एक उत्सव, और उस समय सारे लोगों के, जो अमीर तबके के लोग चाहे गरीब हो, सबों के पास ये खाने पीने को अनाज की कमी नहीं रहती है, तो उस पीरियड में ये उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो माघे पर्व में हमारी एक बिल्कुल माघे पर्व का गीत अलग है,
एक उस त्योहार में गाए जाने वाला माघे का सिर्फ हम गीत गाते हैं। उसके बाद हम एक त्योहार मनाते हैं जैसे बा, जिसको शायद आपने भी सुना है, इसको रांची में सरहुल मतलब की एक जुलूस निकलती है, और पूर्व में भी जी मैंने एक चर्चा भी किया था बा पर्व। बा जी। यानी कि ये फूलों का त्योहार है, जिसमें आपका हम पी सतुआ आप, के। आपकी पीएचडी, आप मैं बता दूं दोस्तों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपकी पीएचडी भी उसी के ऊपर है, बा के ऊपर है। जी जी और जी मैंने जी जब, बिल्कुल। जी, और कुछ लोग मुझे बताए, मेरे दोस्त से मैंने पूछा है बाघ क्या है, तो कहते हैं कि आप इसको सरहुल भी बोल सकते हैं, मतलब उसका एक मतलब एक सिनोनिम हो सकता है। जी आप बताइए। जी जी, ये जैसे हो मुंडा, और हम लोग इसको बा बोलते हैं। तो शहरों में इस त्योहार को लोग बा को, जिसको प्रकृति या फूलों के जिसमें पूजा होती है या फूलों का उत्सव, इसको लोग सरहुल कहते हैं। और आपने ठीक मुझे याद दिलाया सर, मेरी पीएचडी भी हो जनजाति के बा गीत में एक सांस्कृतिक अध्ययन था। मैंने बा गीत पर पीएचडी किया सर। जी। जी जी और जी जी। इसमें बाद सर, बा गीत के बा के बाद हम जोमनामा का बा के बाद हम हेरमूट, यानी कि नए फसल जब खेत में लगाते हैं, वो हमारा एक त्योहार आता है। उसके बाद हमारा जैसे खेत में हम काम शुरू करते हैं, जैसे खेत खलियान का निकौनी, रोपनी, ये सब करने के आसपास में हम हेरो पर्व मनाते हैं। ये हमारा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ त्योहार है। उसके बाद हम अंत में मनाते हैं जोमनामा, जो फसल तैयार होने के बाद हम घर लाते हैं, और उसका सबसे पहले हम अपने सिंगोंगा को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम उसका अर्पित करने के बाद ही हम जोमनामा का एक उत्सव मनाने के बाद ही हम उसको सेवन करते हैं। तो तो हर अगर मैं, त्योहार का। जी जी, अगर मैं आपके सामने अगर समराइज करूं अगर इस बातों को, जी तो ये मैं कह सकता हूं बहुत ही, उसको कहते हैं सेफली, मैं उसको बोल सकता हूं, इसमें कोई कोई ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं है कि आदिवासी समाज के अंदर में जो हो समाज है, उनके अंदर में जो साहित्य है उसके केंद्र बिंदु में बहुत ज्यादा जो कंटेंट है उसमें जिंदगी के लोकगीत हैं, जिंदगी के जो जो पहलू हैं, जो बहुत ही आम आम जिंदगी है, उसका उसके अंदर में वर्णन है। और ये बहुत ज्यादा जो कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर बहुत ज्यादा होता है कि जिसमें हर चीज के अंदर में गॉड को सेंटर में रख दिया गया, और बहुत ही सुपर नेचुरल पावर हैं, और कोई शक्तियां आ रही ऊपर से, ऐसी बातें कम है। जो सोशल लाइफ है, जिसको बोलते हैं ना कि लिटरेचर में बोलते हैं कि सोशल रियलिटी जो है, सोशल रियलिज्म है, वो ज्यादा मतलब आपके लिटरेचर से सामने होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आपकी बातें सुन के? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन जैसे माघे पर्व मनाते हैं सर, तो उसमें हम लोग देसावली, जो हमारा ग्राम देवता है, जिनको हम अपने सुख दुख में किसी विपत्ति में हम देसावली को जरूर याद करते हैं। ये हम एक पेड़ है, जिसको आपको ये मतलब जानकारी होगा सर। हम आदिवासी हम आदिवासी समुदाय, हम प्रकृति के पूजक हैं। हम जल जंगल जमीन के पूजक हैं। हम नदी नाला पहाड़ पर्वत की पूजा करते हैं। तो जब हम माघे पर्व भी मनाते हैं सर, तो हम देसावली में हम जरूर अर्पण करते हैं। या देसावली में एक दिवरी जो पूजा करने वाले होते हैं, जो देसावली में उनके द्वारा पूजा संपन्न होती है। उसके बाद देसावली में पूजा संपन्न होने के बाद हम उत्सव मनाते हैं। और हर पूजा को हम अपने ग्राम देवता को जरूर हम याद करते हैं। और ग्राम देवता को पूजा करने के साथ साथ हम आदिंग मतलब हमारा रसोई घर, जिसको हम बिल्कुल एक अंदर के कमरे होता है, जो बिल्कुल अंदर, जो सब व्यक्ति वहां तक जा नहीं सकते हैं। आदिंग रसोई घर जो हमारा होता है, जब देसावली में अर्पण होने के बाद, देसावली को दिवरी के मार्फत जो अर्पण होने के पश्चात हमारे घर के मुखिया द्वारा वो आदिंग में हम कुछ अर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। हम मृत आत्माओं को आदिंग में, हम ऐसा हमारा मानना है कि हम मृत आत्माओं को, पूर्वजों को हम आदिंग में पूजा करते हैं, और उनको हम नमन करते हैं, उनको हम अर्पित करते हैं। हर शुभ कार्य को करने से पहले, या हम किसी भी नए बच्चे की जन्म होती है, तो भी हम आदिंग जो रसोई घर में हम लाकर अपने पूर्वजों को सौंपते हैं। या किसी की शादी होके अगर बेटियां बहू घर में आती है, तो उनको भी हम आदिंग में
पूर्वजों के सामने उनको भी हम सामने ले आते हैं कि ये आज से आपके घर की बहू है, यानी कि हम देसावली हमारे दिउरी यानी कहने का के मतलब है कि जो मैडम कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक पूजा पद्धति की, एक पूजा करने की एक पद्धति रिवाज है भी, तो वो जी जिसको एक एप्रोप्रिएट करने की एक पूरी कोशिश होती है, जो लार्जर जो डिस्कोर्स चल रहा है कि ये ऐसा नहीं है, आपके गॉड, आपके पूजा करने का जो है, और जो भी आप भगवान बोले, नेचर बोले, प्रकृति बोले, वो अलग है, जी उसका कोई बड़े धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जैसा कि कुछ जी लोग बिल्कुल। राजनीति तौर पे कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग तो अभी भी पेड़ जैसे सर अभी जैसे हमने आपसे इसके पहले भी कहा, अभी हम जंगल जाते हैं, सपोज़ हमको दतवन है, पत्ता और आप तो जानते हैं आदिवासियों का अधिकतर समय तो जंगल में ही हमारा समय गुज़रता है और जंगल से हम काफ़ी जुड़े होते हैं। दतवन लेने के लिए भी जा रहे हैं, सूखी लकड़ियों को हम चुनने जा रहे हैं अपने जलावन के लिए, तो हम जंगल में भी प्रवेश करने से पहले हम नमस्कार करते हैं। जंगल देवता से या बुरु-बुंगा जिसको हम कहते हैं, उनसे हम विनती करते हैं कि हम जंगल के अंदर आ रहे हैं, आपके शरण में हम आना चाहते हैं। मतलब किसी भी जीव-जंतु या जानवर या किसी भी हानिकारक चीज़ों से मुझे बचाएँ। साँप-बिच्छू हो या जो भी हो, इस तरह जब हम प्रकृति के इतने करीब हैं, नदी भी जाते हैं या किसी नई दुल्हन को हम नदी में स्नान कराने से पहले नमस्कार करते हैं, वहाँ जोहार करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हे जल देवता आप मतलब नहाने से पहले मैं आपको नमन करती हूँ और हम सुरक्षित नदी में नहा और सुरक्षित अपने घर वापस जाए। इस तरह हम बिल्कुल जंगल ज़मीन को हम नमस्कार करते हैं या कहा जाए यही हम इसके पुजारी हैं हम। अच्छा, सवाल तो बहुत है मेरे पास है। देखिए इतने सारे सवाल हैं और आपके पास इतनी जानकारियां हैं और इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है जी, जी। कि कई बार मैं सोच पा रहा हूँ कि क्या इसको हम लोगों को बहुत सारे एपिसोड में इसको करना चाहिए या आज ही खत्म कर देना चाहिए। देखते हैं, जब तक हमारे साथी लोग इस शो को देख रहे हैं तब तक हम कुछ और सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक चीज तो, और बस एक आखिरी बात, जो आपका एकेडमिक लाइफ का जो सवाल था उसको हम खत्म कर दें। एक आखिरी सवाल इससे रिलेटेड मैं पूछ लूं, तो इस प्रोग्राम के तहत जो भी हमारे भाई देख रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त, हमारे साथी जो देख रहे हैं, या जो भी प्रशासन के लोग, सरकार के लोग के पास अगर हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपनी भाषा को लेके, और आप जैसे जो शिक्षक हैं और आप जैसे जो एक क्या कहें कि एक फाइटर हैं भाषा को बचाने के लिए, एक संस्कृति को बचाने के लिए, आप क्या मांग करना चाहती हैं? आपके क्या पैगाम है उनके लिए? क्या करना चाहिए उनको? आपकी बात कैसे आप अपनी कुछ बात उन तक पहुंचाना चाहेंगी, या जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है उन तक आप क्या बात पहुंचाना चाहेंगी? जी, मैं तो ये आपकी कहना भाषा को चाहूँगी लेके आप, कि जी आपकी भाषा को जी, जी, लेके, जी, आपकी बिल्कुल। भाषा को लेके, जी एकेडमिक वर्क को लेके, कि जी। कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया जाए और कैसे इसको जगह दी जाए। जब रांची विश्वविद्यालय में इस भाषा की पढ़ाई को हो रहा है ये 40 वर्ष हो गए। तो 40 वर्षों में अभी तक जैसे इसको एक हम कह सकते हैं कि अस्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई। मतलब पद सृजन होते हैं सरकार द्वारा, पद हैं, लेकिन इसकी नियुक्तियाँ जो भी कारण रही हो, जिस भी कारण से नहीं की गई, अगर हम इस भाषा को बचाना चाहते हैं, इसकी पढ़ाई हर हालत में, हर स्थिति में प्राथमिक स्तर से इसकी आरंभ होनी चाहिए और इस भाषा से पढ़े लिखे या शिक्षा ग्रहण किए लोगों को और इस भाषा को भी रोजगार से जोड़ना चाहिए। तो लोगों का झुकाव बिल्कुल आएगा। अगर हम पढ़ेंगे, नेट करेंगे, पीएचडी करेंगे, जेआरएफ करेंगे, डीलिट करेंगे, सारी डिग्रियाँ हम ले लेंगे और जब हमारे इस भाषा से पढ़े लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगी, तो एक उदासीनता हमारे बीच में आएगी। अगर इस भाषा में पढ़े लोगों को रोजगार से जोड़ सके और जन-जन तक इस भाषा को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर से पढ़ सके और अधिक से अधिक हम लेखन कार्य करें और अधिक से अधिक इसका हम प्रचार-प्रसार करें, तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी भाषाएँ आज हँसिए से निकल के एक कंप्लीट एक मतलब पेज में हम इसको देख सकते हैं। ऐसा हमको लगता है। अच्छा, तो ये एक जो हमारा एक जो पार्ट था जिसमें हमने अभी चर्चा की मैडम से,
उनके एजुकेशन के बारे में, उनके सोशल बैकग्राउंड के बारे में, हो भाषा के बारे में, उसके लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने इस पे बहुत ही डिटेल के साथ हमने दमयंती सिंकू जी से बात की और इन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग जो अपने आप को समझ रहे हैं कि ज्ञानी वही है, ये बिल्कुल ये बात सही नहीं है, क्योंकि हर ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। हर ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, उसका एक अपना लोकेशन है और हमको दूसरे ज्ञान को भी उसी तरह से उससे सीखना भी चाहिए, उसको इज्जत भी देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है, दूसरे पार्ट में हम आते हैं कि थोड़ा आप अपने सोसाइटीज के बारे में बताइए कि हो आदिवासी जो समुदाय हैं उसके बारे में। कुछ लोग हमारे जो साथ जो मान लीजिए जो सोशियोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट हो या एंथ्रोपोलॉजी में जिन लोगों का इंटरेस्ट हो या हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, तो वो लोग वो पूछना चाहते हैं कि आदिवासी तो ठीक है, आदिवासी ट्राइबल कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ आदिवासी कह रहे हैं, इसकी भी अपनी पॉलिटिक्स है, उस किसी और दिन से बात होगी। हम आदिवासी कहना पसंद करेंगे जो कि इंडिजिनस लोग हैं भारत के जी। तो आदिवासी लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग हैं। इलाका है, एक इलाके में कुछ लोग मान लीजिए झारखंड में हैं, कुछ लोग उड़ीसा में हैं, कुछ लोग सेंट्रल पार्ट में हैं आपको इंडिया के, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, कुछ लोग जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी है। बहुत ही विविधता है। कुछ बिहार में भी हम लोगों को बहुत कुछ तादाद में कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ नेपाल की तराई में है, थारू या ये लोग जो भी बोलते हैं। तो आपका जो मतलब समुदाय है जिसको हम हो समुदाय कहते हैं, उसकी खासियत जो है, अब खासियत क्या है, जैसे कि खान पान को लेके, पर्व त्योहार को लेके, गीत नृत्य को लेके, अगर आप कुछ बताएं जहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अलग देखते हैं या अलग उसकी पहचान है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे हमारा पर्व त्योहार हम लोग मतलब पूरे परिवार उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पर्व त्योहार में तो नाच गान के बिना तो कोई पर्व त्योहार नहीं होता है हमारा। हर त्योहार में हमारा नृत्य और संगीत है। और जैसे कि अखड़ा जिसमें आदिवासी समुदाय में, जैसे आप संताली हो चाहे कुड़ुक हो, मुंडारी हो, सारे लोगों के ये अखड़ा या हो समुदाय में भी अखड़ा का बहुत ही महत्व है, अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम खान पान, जैसे हमारे घर में पूजा पाठ जो भी हम पूर्वजों को अर्पित करने के बाद, खाने पीने के बाद हम अखड़ा में सामूहिक नृत्य करते हैं। जैसे सामूहिक नृत्य उसमें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं पोता से लेकर दादी तक, वो सारे अखड़ा में एक साथ नृत्य करते हैं। और ये बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत खासियत है, ये हम कह सकते हैं। और जैसा और गीत मतलब आदिवासी समुदाय में गीत जैसे सारे लोग, जितने गांव के लोग, हम समुदाय के लोग, सबको गीत या नृत्य करना और वाद्य यंत्र बजाना, ये सारे लोग निपुण होते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि नहीं हमको नहीं आता है नाच, हमको गीत गाने के लिए नहीं आता है, या हम बाजा नहीं बजा सकते, ऐसे नहीं है। अच्छा, हमारे जो भी मेहमान आते हैं, हमारे पर्व त्योहार, माघे पर्व में, बा पर्व में कोई भी मेहमान हमारे घर आए तो उनको भी हम अखड़ा में ले जाते हैं और सामूहिक नृत्य में उनकी भी सहयोग, उनकी भी सहभागिता रहती है। और ये बहुत ही अच्छा है कि मतलब बहुत स्वतंत्र हो के या बहुत खुशी के साथ हम रात भर भी नाच लेते हैं, रात भर भी गीत उत्सव मनाया जाता है, किसी भी तरह का कोई बंदिश नहीं, क्योंकि हम अपने गांव में होते हैं, अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के संरक्षण में या उनकी देखरेख में होते हैं। किसी भी तरह का डर भय बिल्कुल नहीं है और हम बहुत ही उत्साह के साथ नाचते और गाते हैं। और हर उत्सव को हम नृत्य करते हुए और गीत गाते हुए ही हम अपना उत्सव मनाते हैं। जी। और हमारे समुदाय में कई एक प्रकार की शादियां हमें देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे कि 4-5 तरह की शादियां होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे
पहले बहुत पहले प्राचीन कालों में थोड़ा बलपूर्वक जो भी लड़कियां अगर पसंद आई तो उनको ले आते हैं, या सामूहिक सबकी सहभागिता से या उनकी सहमति से लेके आते हैं। फिर माँ बाप के क्या मतलब क्या कहें, उनकी पसंद भी या सारे लोग दुल्हन को या स्वीकारते हैं। इसमें कभी ये नहीं होता है कि नहीं अब तुम इसको लाई हो, तुम इसको छोड़ दो, इस तरह की परंपरा हमारे समाज में नहीं है। तो अगर हमारे घर में कोई अगर कोई नहीं, जैसे हमारा बेटा ने पसंद किया, अगर दुल्हन आ भी गई है तो पूरा समाज के लोग उनको स्वीकारते हैं, विधिवत उनकी विवाह होती है, संपन्न होती है, पूरा समाज के लोग उसमें शामिल होके उनको एक स्थान दिया जाता है। क्योंकि अगर हम उनको स्थान नहीं देंगे या परिवार में स्वीकार नहीं करेंगे तो वो लड़की का जिंदगी क्या होगा, उनकी तो भविष्य खराब हो जाएगी, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस तरह का भी सोच है। सामूहिक रूप से एक अच्छा फैसला लिया जाता है कि नहीं, जब आ गई है या हमारे बेटा ने इनको लेके आया या जो भी स्थिति परिस्थिति में वो आई है, तो सारे परिवार वाले सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जो 4-5 शादियां हम आपके बीच में जो चर्चा में रख रहे हैं, इसमें बहुत लोग जैसे बाहरी चमक दमक के प्रभाव में कहें या जो भी हो, पंडित की शादी की तरफ भी लोग जाते हैं, और उस तरह का विवाह को भी हमारे समाज ने स्वीकारा है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन और जो विधवा विवाह है, जो देवर के साथ जिनकी शादियां या साली के साथ, इस तरह की शादी को भी हमारे समाज ने मान्यता दिया है। और सबसे अच्छा या आदर्श शादी अगर हम कहें तो मोयो आंधी, यानी कि 5 व्यक्ति द्वारा संपन्न किए गए और समाज के द्वारा पांचों मतलब पूरे परिवार और समाज की सहभागिता से 5 आदमी के बीच जो संपन्न होती है, 5 आदमी तो नहीं कहेंगे, मतलब मोयो आंधी यानी कि सबकी सहमति से जो निभती है, संपन्न होती है, उसे हम आदर्श विवाह के रूप में देखते हैं। जी। अच्छा देखिए, आदिवासी समाज के बारे में कोई भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती है अगर हम उनके पहले तो कहते थे जल जंगल जमीन, लेकिन कुछ लोग हमारे साथी कह रहे हैं कि उसमें जन भी जोड़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि जन का मतलब ये है उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर, उनके पूरे अस्तित्व पे खतरा है। जैसे सेंसस के अंदर में कुछ लोग कह रहे हैं कि उस मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि उनको अपने मतलब पूजा पद्धति और अपने कम्युनिटीज को और अपने मजहब को, अपने धर्म को मतलब ऐड करने के लिए उसमें ऑप्शंस होना चाहिए। उसके अलावा और भी चल रहा है कि डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स के बीच में धर्मांतरण को भी लेकर, जैसे रिलीजन को प्रोपोगेट करने को लेकर भी बहुत सारी डिबेट चल रही है। जल जंगल की तो बात हम जान ही रहे हैं, किस तरह से आप लोगों के रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जा रही हैं, कोयला है, माइनिंग है, वो सब कुछ हो रहा है और लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। सरकार नौकरी देने से अब पीछे हट रही है, जो नौकरियां सरकारी थी उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो बहुत ही हालत खराब है, कोरोना की वजह से और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो कुछ अगर आप जरा राजनीतिक, आर्थिक और जरा रोजी रोटी से जुड़े हुए कुछ सवालों पे अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप जरा उसके बारे में कुछ बताइए। तो अभी जो हम बात कर रहे थे धर्म के बारे में, हमको लगता है सर फिर कभी हम लोग और भी मंच में हम लोग धर्म की बात को अगर नहीं तो कोई अच्छा मैडम कोई मतलब कोई आपके ऊपर मैंने सिर्फ एक बहुत ही ओपन सवाल आपको किया कि ये सारे मुद्दे भी आ रहे हैं कि मतलब जल जंगल जमीन के अलावा अब लोग जन की भी बात उसके साथ जोड़ने था। आप जो भी बेहतर समझे, मुनासिब समझे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विकास का मामला है, डेवलपमेंट का मामला है, उनकी एक पहचान का मामला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। और कोई भी बात, चाहे वो लिटरेचर की बात कर ले या लैंग्वेज की बात कर ले, इस पे अगर हम बात को नहीं अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर ये कंप्लीट नहीं होता। जो भी आप मुनासिब समझे आप अपनी बात रख सकते हैं, जितना भी। हम लोग आदिवासी समुदाय तो प्रकृति के पूजक हैं, हम इतना ही कह सकते हैं सर। और हम अपने देसावली में पूजा करते हैं, अपने आदि में पूजा करते हैं। और जहाँ तक है हमारी आर्थिक स्थिति जैसा हम ये हमारे समाज में हम इस वैश्विक महामारी जो कोरोना के समय हम लोग ने देखा कि काफी लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो इसमें हमारे कोल्हान के भी काफी मजदूर पलायन बाहर कमाने को गए।
इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पास इतनी संपत्ति, इतने संसाधन से हम भरे पड़े हुए हैं, फिर भी हम हमारे लोगों तक, जन-जन तक ये विकास की जो बात हम कर रहे हैं या वो शायद नहीं पहुँच पा रहा है, इसीलिए पलायन तो हम लोगों ने इस बार देखा कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और 6 महीना कुछ तो ऐसा है कि जैसे हम जिस समय काम हमको नहीं मिलता है, जैसे हम धान की खेती करते हैं, एक ही फसल की हम खेती-बाड़ी कर रहे हैं, बाकी 6 महीना हम घर में बैठे हैं। तो लोगों का एक सोच भी है चलो ठीक है हम खेती-बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन बाकी समय हम बेकार हैं तो हम बाहर जाके कुछ कमाएँ। या कुछ लोग तो ऐसे कि उसके पास कुछ भी नहीं है जीविका उपार्जन के लिए घर चलाने के लिए उनको दिक्कत है, तो वो बाहर कमाने को चले जा रहे हैं। तो ऐसे भी हम स्थिति देख रहे हैं। इसमें जैसे पहले महिलाएँ बिल्कुल नहीं जाती थी, लेकिन अभी जब परिवार जा रहा है तो महिलाएँ भी साथ में पलायन कर जा रही हैं। और ये हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सी मतलब घटनाएँ घट रही है, लेकिन वो पेट के लिए, अपने परिवार के लिए महिलाएँ भी निकलती हैं आजकल और बाहर पलायन कर रही है, जो हमारे समाज के लिए बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इतना संपदा होते हुए भी और हमको इसका मतलब हम आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा या बहुत सक्षम हम नहीं हमारा परिवार या हमारा हो समुदाय सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो जी बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि आपसे फिर दोबारा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे सवालात मेरे पास थे और जी, जी। एक लिमिटेशंस भी है, एक टॉक में सारी चीज़ों को शामिल नहीं किया जा सकता। जो भी हमारे साथी, हमारे दोस्त और हमारे साथ जुड़े लेट से उनको मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आज हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में डॉक्टर दमयंती सिंकू जी, जो कि झारखंड से हैं और रांची विश्वविद्यालय में ट्राइबल लैंग्वेज है उसको पढ़ाती हैं, उसकी विद्वान हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ग्रामर की भी किताबें लिखी हैं, लैंग्वेज के ऊपर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं और आज उन्होंने हमसे 1 घंटा से ज़्यादा उन्होंने बात की और अपने बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, हो भाषा के बारे में बताई, उनके लिटरेचर और लैंग्वेज के बारे में बताई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे आयाम को बताया कि एक महिला होने के बावजूद, एक सबसे वंचित समाज में पैदा होने के बावजूद में इन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेली और किस तरह से एक जाबाज़ मतलब विद्वान की तरह वो सारी चीज़ों को लड़ रही हैं, कितनी परेशानियाँ हुई। सबसे पहले नेट निकालने वाली ये भारत की हो भाषा में पहली कैंडिडेट थी और बहुत मुश्किल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेली और उसको उन्होंने सामना किया। जो लोग भी हमारे साथी इसको देर से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि आप दोबारा इस शो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है ना पूरा खज़ाना है इसके अंदर में और हमारी एक बहुत दिक्कत होती है कि हम समझते हैं कि ये जो देश है ना वो एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही धर्म का देश है, ऐसा नहीं है। विविधता और डाइवर्सिटी जो है वो भारत की असली पहचान है। तो हम तो एक बार फिर से आपको नमस्कार बोलेंगे और जोहार बोलेंगे। आखिर में दमयंती जी अगर कुछ आप पैगाम देना चाहती हैं, कुछ संदेश देना चाहती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अब आखिरी बार आपको एक बार मौका दिया जाए और आप अपनी बातों को रखें और मैं दर्शकों के बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि आपको ज़रूर कुछ दिनों के बाद फिर आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ अगर आप आखिरी बातें अगर कुछ कंक्लूड करना चाहती हैं, जो बातें छूट गई हैं या कुछ समराइज़ करना चाहती हैं, बहुत सारे लोग लेट में भी इस प्रोग्राम को जॉइन किए हों, तो थोड़ा एक बार आप मुख्तसर संक्षेप में बोल दीजिए, फिर इसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी बहुत अच्छी बात। मैं इसमें 2 बात कहना चाहूँगी। जैसे हमारे आदिवासी समाज में या हो समाज में हम महिलाओं की भी हम बहुत सम्मान करते हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन हम दोनों के बीच में हमारा कोई भेद नहीं होता है। हम बच्चियों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितने बच्चे को हम कर रहे हैं और हम अपने परिवार से हम ये जानते हैं हमारे समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। मैं एक गुजारिश करूँगी
आप भी महिलाओं का सम्मान करें, अपने घर से सम्मान करें। आप घर से सम्मान करेंगे तो समाज में सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा तो देश में मिलेगा तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। आप महिलाओं का सम्मान कीजिए और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा। आप जिस दिन महिलाओं को सम्मान से देखेंगे आपको भी बहुत सुखद अनुभव होगा। और दूसरी बात मैं भाषा के लिए बोलूंगी, अपनी भाषा माँ की दूध से भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा में व्याख्या करना, अपनी भाषा में किसी चीज को शेयर करना या बांटना, जो आनंद है वो हिंदी और इंग्लिश में शायद देने में वो खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं एक आग्रह, अंतिम आग्रह, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, अपने समाज में अपनी मातृभाषा में जरूर बात करें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा जी, तो लेना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों को जोहार, नमस्कार, जय भीम। जी, फिर हम आपको बुलाएंगे और फिर आपसे बहुत कुछ बातें सीखेंगे। ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। जी, शुक्रिया। जी, जोहार, बहुत बहुत जोहार। आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद इसके लिए। अजय जी, आपने मुझे यहाँ तक ले आया, आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। जी जी, धन्यवाद।